सभी लोगों को नमस्कार। मैं इस वीडियो में आपको ग्रुप थ्योरी के सारे थ्योरम एक साथ प्रूव करके दिखाऊंगा, जिससे आपको एक साथ मिल जाए। तो पहला थ्योरम जो है मैं उसको प्रूव करता हूँ। पहला थ्योरम है कि किसी भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में अगर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, अगर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा तो वो यूनिक होगा। तो मैं बहुत एब्रीवेट फॉर्म में यहाँ पे लिखा हूँ, किसी भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में अगर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा तो वो यूनिक होगा। क्यों ये एग्जिस्ट होने की बात करता है? जैसे अगर आप अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ले लीजिए, नेचुरल नंबर का सेट और एडिशन ऑपरेशन, तो आप देखिए एडिशन के रिस्पेक्ट में जीरो होता है, लेकिन जीरो जो है वो आपका नेचुरल नंबर के सेट में नहीं आता है, इस वजह से। और होल नंबर का सेट अगर आप लीजिए तो यही जो जीरो है आपके होल नंबर सेट में होता है। तो किसी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में हो सकता है, किसी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में नहीं भी हो सकता है। तो इस वजह से एग्जिस्ट या ना एग्जिस्ट की बात कर रहा है। तो जब भी यूनिक प्रूफ करना हो तो आपको समझ लीजिए उसको रिसोर्स की तरह यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उसमें कॉन्ट्रडिक्स कराना बहुत आसान होता है। कॉन्ट्रडिक्शन अप्रोच से हम प्रूव करेंगे। तो मान लीजिए कि जी एस्ट्रिक आपका एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है और उसमें दो एलिमेंट आप सपोज कर लीजिए कि दो आइडेंटिटी एलिमेंट है ई और ई डैश, और दोनों ही ग्रुप के अंदर, दोनों ही अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के अंदर हैं। तीसरे एलिमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दो एलिमेंट आपको मिल गए, उसी से आप काम चला लेंगे। अब मान लीजिए अगर ई को आइडेंटिटी एलिमेंट आप कंसीडर करते हैं तो ई एस्ट्रिक ई डैश इज इक्वल टू आपका ई हो जाएगा, ई डैश हो जाएगा, क्योंकि ई को आइडेंटिटी एलिमेंट अगर आप सपोज कर रहे हैं तो ई डैश की आइडेंटिटी ऑपरेट करने पे बदलेगी नहीं। ठीक इसी तरीके से ई डैश को अगर आप आइडेंटिटी एलिमेंट कंसीडर करते हैं तो यही ई एस्ट्रिक ई डैश आपका हो जाएगा ई के बराबर, क्योंकि ई डैश ई की आइडेंटिटी बदलने नहीं देगा। तो यहाँ पे जब आप सपोज किए थे तो ई और ई डैश आपका इक्वल नहीं था, ये आप कॉन्ट्रडिक्ट कराना है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। और अभी क्या हो रहा है, अभी दोनों LHS इक्वल हैं तो RHS आपको इक्वल मिल गया, जो कि कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। तो आप यहाँ लिख देंगे डैट इज कॉन्ट्रडिक्टिंग आवर एजम्पशन, हमारे एजम्पशन को ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, इस वजह से आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, यूनिक होगा। आप ये लिख देंगे डैट इज कॉन्ट्रडिक्टिंग, सो आइडेंटिटी एलिमेंट इज यूनिक, ये आप लिख देंगे और ये प्रूफ हो जाएगा। अच्छा, किसी तीसरे एलिमेंट की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ी? उसके पीछे रीज़न है, आप प्रूफ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर तीसरा एलिमेंट कोई आप कंसीडर करते, मान लीजिए कि एक तीसरा एलिमेंट ए ले लेते जो इसी ग्रुप के अंदर है, तो आप ज़रा देख के देखिए, अगर सपोज करते हैं कि ए एक अदर एलिमेंट है जो जी के अंदर है, तो आप क्या करते, ए एस्ट्रिक ई करते जिसकी वैल्यू भी ए आती, और ए एस्ट्रिक ई डैश करते जिसकी भी वैल्यू आपकी ए ही आती। अब आप देखते RHS इक्वल हो जाता तो LHS भी आपका इक्वल होता, तो LHS को इक्वल कर देते, और LHS को जब इक्वल करते तो अभी आपको जो दिया गया रिसोर्स है वो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, वो अभी केवल क्लोजर लॉ को होल्ड करने के लिए बाध्य है। वो कैंसलेशन लॉ ग्रुप थ्योरी से शुरू होता है, मतलब जब तक चारों लॉ होल्ड नहीं होंगे तब तक कैंसलेशन लॉ आप होल्ड नहीं कर सकते हैं या यूज नहीं कर सकते हैं। तो आप ये दोनों लेफ्ट में जो ए आ रहा है उसको कैंसिल नहीं कर सकते हैं, तो ई और ई डैश इक्वल होने में आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, तो इसी वजह से ऐसा किया गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम पे, और ये देखिए सारे थ्योरम में मेन चीज़ होता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस, मतलब एजम्पशन कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये अगर आपको समझ में आ रहा है तो थ्योरम आपका मोर देन 50% 60% ऑलरेडी वो प्रूफ हो जाता है। तो एजम्पशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अब अगले थ्योरम पे हम लोग चलते हैं, जो कि जब भी एक आइडेंटिटी थ्योरम आप प्रूव करेंगे तो ये जान लीजिए एक इन्वर्स थ्योरम मोस्टली आता ही आता है। तो अगला थ्योरम जो है वो इन्वर्स लॉ पे ही बेस्ड ऑन है। अब उसमें क्या कह रहा है कि एसोसिएटिव, किसी भी एसोसिएटिव अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में एसोसिएटिव अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ले रहा है, और अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को मैं केवल ए लिख दे रहा हूँ, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ले रहा है। तो एसोसिएटिव अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के अंदर अगर इन्वर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा या इन्वर्टिबल एलिमेंट का लीजिए, एवरी इन्वर्टिबल एलिमेंट, मतलब फॉर ऑल इन्वर्टिबल एलिमेंट,
ठीक है, वो यूनिक होगा, मतलब उसका ए इनवर्स यूनिक होगा। तो फिर यही मतलब यूनिक फिर वर्ड आपको मिल गया, तो यूनिक हो गया। तो यूनिक को रिसोर्स की तरह यूज़ करिए। तो आप यहाँ पे सपोज कर लेंगे कि लेट एक जी एस्ट्रिक हमारा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है और एसोसिएटिव अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, जिसमें से एक एलिमेंट आप ले लेंगे, ए मान लीजिए ले लेते हैं। तो लेट ए बिलोंग्स टू ए जी, और इसके दो इनवर्स आप सपोज कर लेते हैं। लेट इनवर्सेज आप दिस ए इज एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई आप सपोज कर लेते हैं। मतलब ए इनवर्स इक्वल टू आपने सपोज कर लिया एक्स भी, और ए इनवर्स सपोज कर लिया वाई भी, दोनों सपोज कर लिया, क्योंकि यूनिक तभी कॉन्ट्राडिक्ट आपका होगा और दोनों लेकिन इक्वल नहीं है। तो ये आप एज्यूम कर लेंगे। इसीलिए तो मैं बार बार कह रहा हूँ, रिक्वायरमेंट एनालिसिस आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या ज़रूरत है, क्या क्या एज्यूम करना पड़ेगा, वो अगर दिमाग में आता है तो आधा थ्योरम हो जाता है। अब अगर x को आप कंसीडर करते हैं कि हमारा a का इन्वर्स है, तो a एस्ट्रिक x इक्वल टू हमारा हो जाएगा e। e जहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट है ये डिक्लेयर कर देंगे। ऐसे y भी आपका अगर कंसीडर करेंगे तो a एस्ट्रिक y इक्वल टू भी e हो जाएगा। और यहाँ पे लिख देंगे कि वेयर e इज आइडेंटिटी एलिमेंट, क्योंकि बिना आइडेंटिटी एलिमेंट के कुछ होगा नहीं, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट ही करेगा। ये आइडेंटिटी एलिमेंट है हमारा, इसको आप लिख देंगे आइडेंटिटी एलिमेंट। ये मेंशन करना ही पड़ेगा, डिक्लेरेशन करना पड़ता है, अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो डिक्लेयर करेंगे ही करेंगे। तो अब आप देखिए कि यहाँ पे RHS दोनों के बराबर होगा, तो LHS भी बराबर होगा। तो लेकिन आप अभी LHS बराबर करेंगे तो देखिए एसोसिएटिव अलजेब्रिक स्ट्रक्चर आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो एसोसिएटिव अलजेब्रिक स्ट्रक्चर का फीचर अगर आपको यूज करना है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। अगर आप दोनों के LHS आप देख रहे हैं तो यहाँ पे ए एस्ट्रिक एक्स इक्वल टू ए एस्ट्रिक वाई अगर आप लिख देते हैं तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। मैं लिख दे रहा हूँ, लिख के बता दे रहा हूँ कि कोई एक्साइट होकर अगर कहेगा अरे यार ये तो प्रूफ हो गया, ए कैंसिल कर देंगे, एक्स इक्वल टू वाई आएगा, कंट्रीडिक्ट हो जाएगा, तो ये आप नहीं यूज़ कर सकती, ये गलत हो जाएगा। ये आपका गलत है, क्यों? क्योंकि अभी हम कैंसलेशन लॉ लगाने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो इसी वजह से हमें क्या करना पड़ेगा कि एसोसिएटिव इसी नाते फीचर दिया है, कैंसलेशन लॉ का सब्स्टिट्यूशन दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए आपका जैसे एसोसिएटिव लॉ होता क्या है कि अगर आप ए एस्ट्रिक एक्स एस्ट्रिक वाई आप लिखते हैं और ए एस्ट्रिक एक्स ए एस्ट्रिक वाई, तो एसोसिएटिव लॉ हमें केवल ब्रैकेट इधर उधर लगाते हैं तो हमारी वैल्यू फर्क नहीं पड़ती है। तो ये समझिए किसी तरह से ये फ्रेम करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसको फ्रेम करने के लिए थोड़ी सी सावधानी आपको रखनी रहेगी, और वो चीज़ हम बता रहे हैं कि जैसे ये आपने लिखा ए एस्ट्रिक एक्स इक्वल टू ई, तो इसको दोनों तरफ से लिख लीजिए, एक्स एस्ट्रिक ए इक्वल टू भी ई ही होगा, और ऐसे ही ये वाई एस्ट्रिक ए इक्वल टू भी आपका ई ही होगा। इसका फ़ायदा क्या होगा या इसका क्या यूज़ है वो हम बताते हैं। तो ये बात, ये अप्रोच अगर कोई यूज़ करता है तो एलिजिबल ही नहीं है, कैंसलेशन लॉ में भी नहीं लगा सकते हैं। कैंसलेशन लॉ लगाना होता तो फिर हो ही जाता, लेकिन साथ में ये ध्यान देना है कि एसोसिएटिव का फीचर भी हमें यूज़ करना है। तो अब इस तरह की चीज़ आपको बनानी पड़ेगी। तो जैसे मान लीजिए ए एस्ट्रिक एक्स आपने पिक किया, तो ए एस्ट्रिक पिक किया, अब क्या आपके पास है उसको भी ध्यान देना पड़ता है। तो ए एस्ट्रिक एक्स अगर आप पिक करते हैं और सोचते हैं कि लाइए इसमें हम y का ऑपरेट करते हैं, तो y लेफ्ट में ऑपरेट करेंगे, राइट में ऑपरेट करेंगे, उसके लिए आपको दूसरे इक्वेशन में थोड़ा ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, क्योंकि सीक्वेंस हम अल्टर नहीं कर सकते हैं। अब x अगर y में लेफ्ट में कर देंगे तो y ax सीक्वेंस मिलेगा, और यहाँ पे भी देखिए अब यहाँ पे x अगर करेंगे तो y ax सीक्वेंस यहाँ पे भी मिल जाएगा, तो हमारा काम बन जाएगा। तो a एस्ट्रिक x में हम क्या करते हैं कि y का ऑपरेशन लेफ्ट से कराते हैं, और चूंकि ये a एस्ट्रिक x पहले से ही e था तो हमारे वैल्यू हो जाएगा y एस्ट्रिक e, और ये वैल्यू हमें मिल जाएगी y के बराबर। अब इसको पिक करते हैं, जो ये आपका दूसरा वाला है, क्योंकि यहाँ पे x अगर हम
राइट वे करेंगे तो वाई एक्स सीक्वेंस मिल जाएगा। ऐसे ही आप इसके भी पेयर से कर सकते हैं। तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा किस पे हमारा सुटेबल बैठता है, वो आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अब इसमें करेंगे तो एक्स ए वाई, यहाँ पे वाई राइट से कर दीजिए और इसमें एक्स लेफ्ट से कर दीजिए, तो आपका बन जाएगा। तो ये थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन आपको करना पड़ता है। तो यहाँ पे अब इसको पिक करते हैं वाई ए, तो वाई एस्ट्रिक ए, और इसको पिक किए और इसमें राइट से एक्स को ऑपरेट करा दिए। तो वाई एस्ट्रिक ए की वैल्यू ई है, तो ई एस्ट्रिक एक्स इक्वल टू एक्स हो जाएगा। अब चूंकि हमारा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर एसोसिएटिव है, इस वजह से इन दोनों इक्वेशन के एलएचएस इक्वल हो जाएंगे, मतलब वाई एस्ट्रिक ए एस्ट्रिक एक्स इज इक्वल टू वाई एस्ट्रिक ए विद इन ब्रैकेट एस्ट्रिक एक्स बाहर। तो एसोसिएटिव होने की वजह से ये आपको मिल रहा है। तो एसोसिएटिव फीचर भी यूज हो गया और हमारा काम भी बन जाएगा। तो इसके आरएचएस इक्वल हो जाएंगे, मतलब y इक्वल टू एक्स हो जाएगा। और डेट इज कॉन्ट्रडिक्टिंग, ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। तो कॉन्ट्रडिक्ट करेगा तो हमारा एजम्पशन गलत है, यानी कि हमारे इनवर्स जो होते हैं वो यूनिक होते हैं। ये इस तरह से प्रूफ हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम पे हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट थ्योरम जो है वो आपका एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है। एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज हम सारा डिस्कस करेंगे, उसमें टोटल 3 एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज हैं आपकी, वो तीनों हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो पहली जो एलिमेंट्री प्रॉपर्टी है आपकी वो है कैंसलेशन लॉ से रिलेटेड। तो एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज, इसको इस सब थ्योरम को हम लोग एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज बोलते हैं। एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप जी एस्ट्रिक लिख देने से फ़ायदा ये है कि आपको एज्यूम भी नहीं करना पड़ेगा क्या हमारा ग्रुप क्या है। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि ग्रुप के लिए है। तो सारे एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो 3 टोटल प्रॉपर्टीज हैं। तो पहला आपका कैंसलेशन लॉ से रिलेटेड है, और दूसरा जो है आपका लेफ्ट आइडेंटिटी इज राइट आइडेंटिटी, और तीसरा है लेफ्ट इनवर्स इज राइट इनवर्स। तो पहले हम कैंसलेशन लॉ प्रूव करेंगे। कैंसलेशन लॉ में 2 हैं, कैंसलेशन लॉ के अंदर भी 2 थ्योरम हैं, एक लेफ्ट कैंसलेशन लॉ और एक राइट कैंसलेशन लॉ। पहला थ्योरम जो है वो आपका दिया गया है ए एस्ट्रिक बी इज इक्वल टू, अगर मान लीजिए ए एस्ट्रिक सी है तो ये इम्प्लाइज करता है कि बी और सी आपस में बराबर हों, और इसी को हम लोग बोलते हैं लेफ्ट कैंसलेशन लॉ। एकदम आपको समझ में भी आ रहा होगा, क्योंकि ए आपका कैंसिल हो जाएगा लेफ्ट से, तो बी और सी बच जाएगा। इसी तरह दूसरा भी ये सेम टू सेम है, कोई अंतर नहीं है। बी एस्ट्रिक ए इज इक्वल टू सी एस्ट्रिक ए, तो इम्प्लाइज करता है बी इक्वल टू सी, और इसको बोलेंगे राइट कैंसलेशन लॉ, RCL। तो एक को प्रूफ करते हैं, दूसरा वैसे ही बता देंगे आपको, क्योंकि सेम प्रोसेस है। तो अगर मान लीजिए कि आप ए एस्ट्रिक बी इक्वल टू ए एस्ट्रिक सी उठा पिक करते हैं, तो आपको दिख ही रहा होगा कि ए किसी तरह से हटाना है, अनवांटेड है। तो ए इनवर्स का हम दोनों तरफ से लेफ्ट से ऑपरेट करा देते हैं। तो ये ऑपरेट कराने से पहले आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि चूंकि ये ग्रुप दिया गया है, तो ग्रुप में सारे लॉ होल्ड होते हैं, तो इनवर्स लॉ भी होल्ड होगा, मतलब क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी इनवर्स। कम्यूटेटिव की बात नहीं कर रहे हैं। तो ए अगर जी के अंदर है, ए अगर जी के अंदर है, तो ये इम्प्लाइज करता है कि उसका इनवर्स भी हमारे जी के अंदर 100% होगा। तो इसी ए इनवर्स को हम डिक्लेयर कर दिए कि है, तो फिर अब यूज करेंगे ए इनवर्स एस्ट्रिक ए एस्ट्रिक बी। अब आप ये लिख दिए, फिर ए इनवर्स एस्ट्रिक, ये ब्रैकेट क्यों लगाते हैं? ब्रैकेट इसलिए लगाते हैं कि ए एस्ट्रिक बी एक कंबाइंड वैल्यू है, ऑपरेटेड वैल्यू है, तो उसके साथ ऑपरेट होगा। ये नहीं कि सीधे उसके एक हिस्से से 3 × 4 की 12 आ गया, तो 3 और 4 का अस्तित्व नहीं है, केवल अस्तित्व है 12 का। तो ये अलग बात है कि ऑपरेटर है, एसोसिएटिव चलता है, तो इस वजह से कोई दिक्कत नहीं है। तो अब एसोसिएटिव लॉ लगा के आप ए इनवर्स एस्ट्रिक ए, मतलब ए को एक साथ कर दिए, एस्ट्रिक बी, फिर ए इनवर्स एस्ट्रिक ए एस्ट्रिक सी, ये लिख देंगे। तो ए इनवर्स ए, तो यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ लगाए हैं, जो लॉ यूज करेंगे वो आप लिखते चले जाएंगे ब्रैकेट में। अब यहाँ पे आप
आपका देखिए ए इनवर्स ए आपका ई हो जाएगा, एस्ट्रिक बी हो जाएगा, फिर इसी तरीके से ई एस्ट्रिक सी हो जाएगा। ये इनवर्स ला आपने यूज़ किया है। और अगली लाइन में आप लिख देंगे आइडेंटिटी ला यूज़ किए हैं, क्योंकि ई एस्ट्रिक बी को बी वही बनाएगा और इसको सी बनाएगा। तो इस तरह से प्रूफ हो गया। दूसरे वाले में हम प्रूफ करने नहीं जाएंगे, बस ये देख लीजिए ए राइट में है तो राइट से वही ऑपरेशन करा देंगे, ए अपना हट जाएगा और बी इक्वल टू सी प्रूफ हो जाएगा। तो ये लेफ्ट कैंसलेशन लॉ और राइट कैंसलेशन लॉ हो गया। इसके बाद हम लेफ्ट आइडेंटिटी राइट आइडेंटिटी वाला प्रूफ करेंगे। तो पहले आइडेंटिटी वाला प्रूफ करेंगे, क्योंकि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हमेशा ये ध्यान रखिए, जब भी होता है तो आइडेंटिटी पहले आता है, इनवर्स बाद में आता है। तो और आइडेंटिटी इनवर्स के प्रूफ करने में यूज भी होता है। तो अब आपका जो थ्योरम है, दूसरा थ्योरम, कैंसलेशन लॉ तो हो गया, दूसरा थ्योरम है लेफ्ट आइडेंटिटी इज राइट आइडेंटिटी। लेफ्ट आइडेंटिटी इज राइट आइडेंटिटी। तो ये स्टेटमेंट बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अभी हम आपको बता रहे हैं क्या उसका उद्देश्य होता है। अब जैसे लेफ्ट आइडेंटिटी लिखा है तो मतलब ये है कि ई लेफ्ट से वर्क करने के लिए आपको दे रखा है, और ए एस्ट्रिक ई इक्वल टू ए आएगा। और अगर राइट से यही काम करेंगे, ये देखिए उल्टा हम खुद ही लिख दिए, ए लेफ्ट आइडेंटिटी तो ई इधर लिखेंगे लेफ्ट में, ई एस्ट्रिक ए, और ये ए एस्ट्रिक ई अगर राइट में है तो राइट आइडेंटिटी कहलाएगी, और ई अगर लेफ्ट में है तो लेफ्ट आइडेंटिटी। तो लेफ्ट आइडेंटिटी इज लिखा हुआ है, यानी कि है वो। तो ये चीज़ आपको गिवन है और इस चीज़ को प्रूफ करना है आपको। अगर यही स्टेटमेंट होता राइट आइडेंटिटी इज लेफ्ट आइडेंटिटी, तो इधर वाली चीज़ गिवन होती और इसको प्रूफ करना होता। तो जो चीज़ प्रूफ करना उसको पिक कर रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए ए एस्ट्रिक ई को हमने पिक कर लिया, भाई उसी को ए के बराबर लाना है तो उसी को पिक करेंगे। अब सोचेंगे क्या करें इसके साथ, तो क्या कर सकते हैं आप, क्योंकि ये तो हटाना भी नहीं है, लेफ्ट में ये चीज़ रहेगी रहेगी, लेकिन कुछ ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो इसको हम ए इसके इनवर्स से ऑपरेट कर देते हैं, क्योंकि ए राइट ए जो है आपका लेफ्ट में है तो लेफ्ट से ही करेंगे। तो ये एसोसिएटिव लॉ लगा के, बाकी ये आप समझ लीजिए कि हमेशा डिक्लेयर करेंगे कि ए बिलोंग्स टू जी इम्प्लाइज करता है कि ए इनवर्स आपका जी के अंदर होगा, क्योंकि हमें ग्रुप दिया गया है, जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है वो ग्रुप है। तो 4 लॉ होल्ड होते हैं, उसको यूज करेंगे। अब एसोसिएटिव लॉ लगा के इनको आप एक कंबाइन कर देंगे और ई आपका हो जाएगा। अभी ई यह वर्क नहीं करेगा क्योंकि राइट में है, तो ये कभी भी जल्दबाजी में इसको ई को ख़त्म नहीं करेंगे। तो ये आ गया ई एस्ट्रिक ई। तो मैं डार्क में इसीलिए कर रहा हूँ कि जिससे आपको याद रहे कि इसको अभी हम वर्क नहीं कराएंगे, लेकिन यह ई लेफ्ट वाला वर्क करेगा। तो ये लेफ्ट वाला ई वर्क करेगा तो राइट वाला ई बचा रह जाएगा। अब आप यहाँ से सोच रहे होंगे कि अब क्या करें, क्योंकि हमारा तो काम भी नहीं बना और जो है ए इनवर्स अभी भी पड़ा हुआ है, क्योंकि ए इनवर्स आपका अनवांटेड है, अनडिजायरेबल है, तो उसको हटाना है। तो इजीली वी कैन राइट इट ए इनवर्स एस्ट्रिक ई। इसको हम ए इनवर्स एस्ट्रिक ई भी लिख सकते हैं, लेकिन ए इनवर्स एस्ट्रिक ई लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। हम इसको ए इनवर्स ए लिखेंगे, क्योंकि ए तभी बचेगा। तो ये हो जाएगा ए इनवर्स एस्ट्रिक ए एस्ट्रिक ई। अब यहाँ से फ़ायदा क्या हुआ कि इसको हम लेफ्ट कैंसलेशन ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है तो वो अब यूज हो सकता है, जब भी जरूरत पड़ेगा यूज करेंगे। लेफ्ट कैंसलेशन लॉ लगाएंगे तो ए एस्ट्रिक ई इक्वल टू आपको ए मिल जाएगा। इस तरीके से ये प्रूफ हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे लेफ्ट कैंसलेशन लॉ। जहाँ पे जो लॉ लगाते हैं वो लॉ जरूर मेंशन करते हैं। अब जैसे यहीं पे इन दोनों को रिड्यूस किए हैं ई में, तो ये आइडेंटिटी लॉ यूज करके आपने किया है, तो मेंशन करेंगे। यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ आपने यूज किया है, तो लॉ मेंशन कर देंगे, तो अवेयरनेस भी रहेगा और आपके सपोर्ट में भी रहेगा कि कैसे कर रहे हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम प्रूव करेंगे इसी तरह से एक है आपका थ्योरम, वो कहता है कि लेफ्ट इनवर्स इज राइट इनवर्स, तो उसको प्रूव करेंगे। लेफ्ट इनवर्स इज राइट इनवर्स। तो अगला थ्योरम है इन ग्रुप लेफ्ट इनवर्स इज आल्सो राइट इनवर्स। लेफ्ट इनवर्स, और पूरी लॉजिक ऐसे ही रहेगी, लेफ्ट इनवर्स इज राइट इनवर्स। मैं एक साथ इसीलिए बता रहा हूँ कि जिससे
आपके अंदर एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बन पाए राइट इनवर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए इनवर्स लेफ्ट में वर्क कर रहा है ए के साथ और ई दे रहा है, ये गिवन है, और ए इनवर्स राइट में रहेगा तो वर्क कर रहा है, ये आपको शो करना है, ये चीज़ शो करनी है और ये चीज़ गिवन है। तो जो चीज़ शो करनी है उसको पिक करें, जो हमें प्रूव करना है उसको हम पिक करते हैं। तो ये ए एस्ट्रिक ए इनवर्स को हम पिक किए। अब हम सोचेंगे कि इसके साथ करें क्या। तो इस सिचुएशन में हम, चूँकि ये तो चेंज करना नहीं है, ये तो हमें कुछ ले आना है, इक्वल टू ई ले आना है, तो हम जो है इसकी वैल्यू ई डायरेक्ट तो लिख नहीं सकते हैं। ई लिख देंगे तो प्रूफ क्या करेंगे, प्रूफ तो वही ई लाना है, तो ई नहीं लिखेंगे, मतलब ये ई छोड़ देंगे, ई नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इसके साथ कुछ नहीं समझ में आता है तो ए के इन्वर्स से ऑपरेट कराते हैं और उसको आगे लेके बढ़ते हैं। ये हो जाएगा ए इन्वर्स, और एसोसिएटिव लॉ लगाना ही पड़ेगा तभी ये ए इन्वर्स लिखने का कोई मतलब निकलेगा। तो ये ए इनवर्स इस तरह से हो जाएगा, एसोसिएटिव लॉ आपने यूज़ किया। अब इसके बाद देखिए, यह आपका ए इनवर्स तो वर्क करेगा क्योंकि लेफ्ट में है, लेकिन ये वाला वर्क नहीं करेगा क्योंकि ये राइट में है। ये हमेशा ध्यान देना, ये नहीं वर्क करेगा, ये वाला वर्क करेगा। तो अब आप देखिए कि यह जो चीज़ आपकी लिखी गई है ए इनवर्स एस्ट्रिक ए, यह तो ई के बराबर हो जाएगी, वर्क करेगा, और ये हो गया ई एस्ट्रिक ए इनवर्स। अब ये जो ई एस्ट्रिक ए इनवर्स है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि जब चाहेंगे तो इसको ए इनवर्स के बराबर बना सकते हैं क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट तो वर्क करेगा ही। अब क्योंकि डायरेक्ट कम्यूटेटिव लॉ लगा के ए कम्यूटेटिव लॉ, अगर आप इसको इस तरह से चेंज करने की कोशिश करेंगे कि ए इनवर्स एस्ट्रिक ई, ये तो कम्यूटेटिव लॉ हो जाएगा क्योंकि बात हमारी इसी बनेगी, क्योंकि इस ए इनवर्स को तभी कैंसिल कर पाएंगे। तो ये नहीं यूज़ करेंगे कि डायरेक्ट यही लिख दें। पहले एक स्टेप आप लिखेंगे, आइडेंटिटी लॉ लगाएंगे, आइडेंटिटी लॉ लगा के ए इनवर्स लिखेंगे। और जब आइडेंटिटी लॉ लगा के ए इनवर्स लिख दिया गया, फिर से आइडेंटिटी लॉ लगाएंगे और यह आपका ई हो गया। तो मतलब वही कम्यूटेटिव लॉ ही का इफेक्ट लाया गया, लेकिन आपका आइडेंटिटी एलिमेंट के थ्रू लाया गया, आइडेंटिटी एलिमेंट के फीचर को यूज करते हैं जो होल्ड कर रहा है। कम्यूटेटिव लॉ तो यहाँ होल्ड नहीं हो रहा है। अब ये लिखने के बाद आप समझ लीजिए कि आपका थ्योरम प्रूफ हो गया। तो ये हो जाएगा ए एस्ट्रिक ए इनवर्स, और यहाँ लिख देंगे तुरंत लेफ्ट कैंसलेशन लॉ, और लेफ्ट कैंसलेशन लॉ लगा के ये दोनों ए इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे। और इस तरह से ये प्रूफ हो गया कि जो आपका इनवर्स था लेफ्ट में वर्क कर रहा था वही राइट में भी वर्क कर रहा है। तो इस तरह से ये थ्योरम आपका प्रूफ हो गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट थ्योरम जो है, थ्योरम भी है और कह सकते हैं वो क्वेश्चन भी है। तो अगला थ्योरम जो है वो आपका क्वेश्चन भी कह सकते हैं, उसको थ्योरम भी कह सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो इन्हें अलजेब्रिक इन्हें ग्रुप दिया हुआ है जी कामा एस्ट्रिक, उसके अंदर एक इक्वेशन दिया गया है और इक्वेशन है आपका ए एस्ट्रिक एक्स इक्वल टू बी, ए एस्ट्रिक एक्स इक्वल टू बी दिया गया है और कहा जा रहा है कि ये एक यूनिक सोल्यूशन रखता है एक्स इक्वल टू ए इनवर्स एस्ट्रिक बी, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स एस्ट्रिक बी। इसी तरह से इसके दूसरे पार्ट भी है कि जैसे एक्स को राइट में लेफ्ट में लिखते हैं, तो एक्स ना लिख के डिस्टिंग्विश करने के लिए वाई लिख दिया है, वाई एस्ट्रिक ए इक्वल टू बी। तो ये भी यूनिक सोल्यूशन है इसके पास, वाई इक्वल टू बी एस्ट्रिक ए इनवर्स। तो ये यूनिक सोल्यूशन की जो बात कर रहा है, तो देखिए अगर यूनिक का कोई मतलब नहीं होता तो सीधे सोल्यूशन ही लिख देता, क्या जरूरत है यूनिक लिखने की। यूनिक कहने का मतलब है कि आप चाहे जिस तरीके से प्रूव करेंगे आपको मिलेगा वही सोल्यूशन। तो आप बचपन में भी जैसे वेरिफिकेशन रिजल्ट का करते थे कि x प्लस वाई इक्वल टू अगर 4 लिखा गया है और कहा जाए कि क्या इसका सोल्यूशन x इक्वल टू 1 वाई इक्वल टू 3 है, तो आप यहाँ पे x इक्वल टू 1 वाई इक्वल टू 3 पुट कर देते थे तो वेरीफाई हो जाता था। तो एक अप्रोच आप वो यूज करेंगे वेरीफाई वाला, और दूसरा किसी तरीके से इसको वैल्यू ला देंगे। तो एक कर देते हैं, दूसरा अपने आप समझ में आ जाएगा। तो ए एस्ट्रिक एक्स है, अब इसमें अगर हम इसका जो सोल्यूशन दिया गया वो पुट करते हैं एस्ट्रिक एक्स के जगह पे, जैसे ए इनवर्स
एस्ट्रिक बी है, तो एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे तो ए एस्ट्रिक ए इनवर्स आपको मिलेगा ब्रैकेट में और एस्ट्रिक बी, तो ए इनवर्स ए एस्ट्रिक ए इनवर्स ई हो जाएगा और फिर एस्ट्रिक बी हो जाएगा, फिर आइडेंटिटी लगा के बी हो जाएगा। तो इस तरीके से ए एक्स इक्वल टू ए एस्ट्रिक एक्स इक्वल टू बी आ गया। इस नाते जो सोल्यूशन बी आ गया वेरीफाइड हो गया। ए या इसमें रहता तो इसमें भी पुट करके आप कर सकते हैं, कोई उसमें अंतर नहीं है। ये देखिए बी एस्ट्रिक ए इनवर्स है, इसको मैं करेक्ट कर रहा हूँ, बी एस्ट्रिक ए इनवर्स है। तो लेकिन जो ये तो अभी आपका पहला अप्रोच हुआ। इसी तरह दूसरा अप्रोच, तो ए एस्ट्रिक एक्स लिखा गया है बी, इसको पिक करते हैं, पूरा इक्वेशन सॉल्व करते हैं, एक्स की वैल्यू निकालते हैं। तो आप देखिए एक्स की वैल्यू निकालनी है तो लेफ्ट में एक्स रहेगा ही रहेगा, बस किसी तरह से ए को आपको गायब करना है। तो ए को गायब करने का सबसे आसान तरीका है ए इनवर्स से ऑपरेट कर दीजिए। और एक स्टेप हम स्लैंग कर रहे हैं, सीधे एसोसिएटिव लॉ लगा रहे हैं, आप डायरेक्ट ना करिएगा। तो एस्ट्रिक एक्स इक्वल टू ए इनवर्स एस्ट्रिक बी, मतलब पहले एक लाइन लिखिएगा बिना ब्रैकेट के, फिर अगली लाइन में ब्रैकेट लगाइएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये ई हो गया, ई एस्ट्रिक एक्स इक्वल टू ए इनवर्स एस्ट्रिक बी। तो फिर ये आइडेंटिटी लॉ लगाएंगे तो एक्स इक्वल टू ए इनवर्स एस्ट्रिक बी। जो भी लॉ आप लगाएंगे वो लिखते रहिएगा, कि जैसे यहाँ आइडेंटिटी लॉ लगाए आप, फिर यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ लगाए, तो ये सब आप लिखते रहिएगा। फिर यहाँ इनवर्स लॉ लगाए थे, तब जाके आपका ए इनवर्स एस्ट्रिक जो ए है वो ई के बराबर हुआ था। तो इस तरह से प्रूफ हो गया दोनों तरीके से। यही इस इक्वेशन में आप जो भी प्रक्रिया करेंगे, ए चूँकि राइट में है तो राइट में ए इनवर्स का मल्टीप्लाई ऑपरेट कराइएगा, तभी ए इनवर्स इधर भी राइट में आएगा। अब इसके बाद हम अगले दो थ्योरम जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उस पर चलते हैं। वो अगला दो थ्योरम जो है उसमें कहा जाता है कि इनवर्स का इनवर्स वही एलिमेंट होता है, किसी भी एलिमेंट के इनवर्स का इनवर्स वही एलिमेंट होता है, ऐसा थ्योरम में कहा गया है। और दूसरा आपका है, तो एक थ्योरम है आपका ग्रुप के अंदर, सारी बात ग्रुप के अंदर हो रही है, ए इनवर्स का इनवर्स मतलब डबल इनवर्स इक्वल टू ए आएगा, मतलब जिस एलिमेंट का है वही आ जाएगा। दूसरा है आपका दो एलिमेंट पे बेस आना है, ए एस्ट्रिक बी पहले ऑपरेट करेंगे फिर उसका इनवर्स लेंगे, तो ये आपका आएगा रिवर्स ऑर्डर में उनके इनवर्स का ऑपरेशन। तो ये जो चीज़ है, और ये सारी बातें ग्रुप में ही हो रही है, जी एस्ट्रिक के अंदर ही हो रही है, तो ग्रुप आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे पहला वाला थ्योरम प्रूव करते हैं। पहला थ्योरम जो लिखा गया है, तो देखिए जैसे मान लीजिए इसके इतने पार्ट को केवल लेते हैं, ए इनवर्स और एस्ट्रिक ए करते हैं, तो ए इनवर्स एस्ट्रिक ए करेंगे तो ई मिलेगा। एक इक्वेशन आपका तैयार हो गया। दूसरा इक्वेशन आप लेते हैं, जैसे पूरा पार्ट उठा लेते हैं, ये जितना भी लिखा गया है, ए इनवर्स का इनवर्स, और ये किस चीज़ का इनवर्स है आपको दिख रहा होगा, बस इस पोर्शन को जो ए इनवर्स के बाहर ब्रैकेट लगा के इनवर्स लिखा गया है उसको अगर हटा दें तो पता चलेगा कि हाँ इसी का इनवर्स है, तो ये भी ई के बराबर आएगा। और देखिए दोनों के राइट बराबर हैं तो लेफ्ट भी बराबर होंगे। तो सेकंड इक्वेशन पहले लिखते हैं, एस्ट्रिक ए इनवर्स, क्योंकि थ्योरम में जैसा है वैसा दिखने लगेगा तब, ए इनवर्स एस्ट्रिक ए। अब देखिए यहाँ पे एक दिक्कत आ गई, तो बढ़िया वह दिक्कत आ गई जिससे आपको भी पता चले। तो यहाँ पे सिंक्रोनाइज नहीं है, यह ए इनवर्स लेफ्ट में है और ये इनवर्स राइट में है, तो ये दिक्कत करेगा। तो इसके लिए बेहतर यही होता कि हम यहीं पे सोच लेते। अब मान लीजिए भूल ही गए तो कौन सी बड़ी बात है, बाद में चेंज कर लेंगे। यहाँ से ए इनवर्स हटा दीजिए और यहाँ पे इनवर्स कर दीजिए, तो सिंक्रोनाइज हो जाएगा। ए इनवर्स आपका दोनों में एक ही साइड में हो जाएगा। तो यहाँ से भी हटा दे रहा हूँ और यहाँ पे कर दे रहा हूँ, क्योंकि तभी आप राइट कैंसलेशन लॉ लगा पाएंगे। तो अब राइट कैंसलेशन लॉ कभी इस तरह का मिस्टेक होता है तो आप खुद कर सकते हैं। तो ए इनवर्स देखिए सिंक्रोनाइज नहीं था, जब भी रहे तो एक ही तरफ रहे, तभी आप कैंसलेशन लॉ लगा पाएंगे। अब आप राइट कैंसलेशन लॉ लगाएंगे तो ये दोनों ए इनवर्स गायब हो जाएंगे, तो इस तरह से आ जाएगा ए इनवर्स का होल इनवर्स इक्वल टू ए। यहाँ लिख देंगे राइट कैंसलेशन लॉ, इस तरह से आपका प्रूफ हो जाएगा। नेक्स्ट जो दूसरा थ्योरम है, दूसरे थ्योरम को भी इसी तरीके से प्रूव कर सकते हैं। तो इसको देखिए,
दूसरा थ्योरम हम इसी यहीं पे कर दे रहे हैं। तो दूसरे थ्योरम में जैसे है ए एस्ट्रिक बी का होल इनवर्स, तो चूंकि ये बनाना मुश्किल है इसको डायरेक्ट टिक ही कर लेते हैं। अभी इसको जब आप करेंगे तो आप देखेंगे ये क्या चीज़ है। ये है ए एस्ट्रिक बी का इनवर्स, जिसका इनवर्स उसी से ऑपरेट करते हैं, तो ये आपको मिल जाएगा ई के बराबर। अब देखिए ये डिजायरेबल है लेफ्ट साइड में, ये डिजायरेबल नहीं है, तो इसी को हटाने की कोशिश करते हैं। तो ए एस्ट्रिक बी मैं कुछ स्टेप शॉर्ट करके बताऊंगा, आप लेकिन बताते रहूँगा, आप वैसे करिएगा। अब यहाँ पे मैं b को अगर हटाना है तो सीधे b इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो e एस्ट्रिक b इनवर्स हो जाएगा। अब ये e बन जाएगा। अब वो स्टेप मैं हटा रहा हूँ, e और a के साथ कंबाइन होके क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो e मतलब गायब हो जाएगा। एक बार लिख ही दे रहा हूँ, a एस्ट्रिक b का होल इनवर्स एस्ट्रिक a एस्ट्रिक e और इक्वल टू ई। अब ई देखिए, यह ई इसके साथ कंबाइन होकर क्या हो जाएगा, ई गायब हो जाएगा आइडेंटिटी लगाते हुए, तो इतना आ जाएगा। तो अब ई, यह ई भी इसके साथ आइडेंटिटी लगा के गायब हो जाएगा, तो सीधा लिख ही दे रहे हैं ए एस्ट्रिक बी का होल इनवर्स और एस्ट्रिक ए, और फिर ऑपरेट भी साधे सीधे कर दे रहे हैं, एक स्टेप आपका बच जाएगा ए इनवर्स से, क्योंकि ए तो गायब करना है। और ये आ जाएगा राइट में बी इनवर्स एस्ट्रिक ए इनवर्स। अब देखिए राइट साइड आपका बन गया, दोनों काम एक साथ कर दिए, लेकिन आप कोशिश करिएगा अलग अलग लाइन में करिएगा। तो ये दोनों कंबाइन होके क्या हो जाएंगे, ई हो जाएगा। तो मैं सीधा रिजल्ट लिख रहा हूँ, ए एस्ट्रिक एसोसिएटिव ला वगैरह आप लगाते रहिएगा, ब्रैकेट पहले ब्रैकेट में लगाएंगे फिर ई बनाएंगे, कोशिश करिएगा ऐसे करने को। तो देखिए ई हो गया ये, और ये आपका बी इनवर्स एस्ट्रिक ए इनवर्स हो गया। तो इस तरीके से फिर अगली लाइन में ये ई गायब हो जाएगा आइडेंटिटी लगा के। तो इस तरीके से आपका प्रूफ हो गया ए एस्ट्रिक बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स एस्ट्रिक ए इनवर्स। तो ये तो आपके इतने लॉ हो गए। अब इसके बाद जो है हम आगे प्रूफ करते हैं। तो ये बी इनवर्स ए इनवर्स आ गया आपका, ये प्रूफ हो गया। फिर अगले जो लॉ है उसको भी हम डिस्कस। तो अब जो थ्योरम है वो सब ग्रुप से रिलेटेड है। सब ग्रुप आप जानते ही हैं कि अगर एच एस्ट्रिक जी एस्ट्रिक का सब ग्रुप तभी होता है जब आपका एच एस्ट्रिक अपने आप में ग्रुप के सारे लॉ होल्ड करता हो, और यहाँ पे एच जो होता है वो जी का सबसेट होता है। तो जो पहला थ्योरम है ये तो मैंने केवल रिव्यू किया है, कोई भी एस्ट्रिक कोई भी सबसेट जो जी का है वो तभी सब ग्रुप होगा जो अपने आप में ग्रुप हो, मतलब ग्रुप बाय इटसेल्फ। तो पहला थ्योरम आइडेंटिटी लॉ से रिलेटेड है। तो उसमें ये कहा जा रहा है कि आइडेंटिटी एलिमेंट इज द सेम एज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ सब ग्रुप इज द सेम एज इन ग्रुप। तो जो आइडेंटिटी एलिमेंट जी के अंदर है वही आइडेंटिटी एलिमेंट एच के अंदर भी होगा, ऐसी बात कहा जा रहा है। तो इस बात को प्रूव करना, यानी कि यहाँ पे सेम है तो यहाँ पे भी कॉन्ट्राडिक्ट करा के ही आप आराम से प्रूव कर सकते हैं। सेम हो यूनिक हो वहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट बढ़िया अप्रोच होता है। तो हम सबसे पहले इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है एक एलिमेंट का सिलेक्शन, कि जैसे ए अगर आप एक एलिमेंट लेते हैं और जो कि एच के अंदर है, तो एच के अंदर लेने से हमारा फ़ायदा होता है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जी के अंदर भी आ जाता है। तो ए बिलोंग्स टू एच अगर सपोज करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो इम्प्लाइज करेगा कि जी के अंदर है। तो ये लाइन बहुत ही अच्छी लाइन है जो कि हर सब ग्रुप के थ्योरम में ऑलमोस्ट यूज ही होता है। उसके बाद बात है सारा आइडेंटिटी एलिमेंट का। तो अगर मान लीजिए कि आपने मान लिया आइडेंटिटी एलिमेंट ई जो है ई डैश वो एच के अंदर है और ई जो है वो जी के अंदर मान देता है, दो अलग अलग आइडेंटिटी एलिमेंट मान रहे हैं, जी के अंदर कुछ है और एच के अंदर कुछ है। तो अगर यही चीज़ अब यहाँ पे दो एलिमेंट है तो अब तीसरा एलिमेंट क्यों सपोज कर रहे हैं, पहले थ्योरम को याद करिए जो सबसे पहला थ्योरम प्रूव किया हूँ। तो चूंकि जो ई एच जी के अंदर है, अब जैसे ई डैश आपने एच के अंदर सपोज किया तो ये तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है जी के अंदर आ ही गया, लेकिन ई वाला
ये मैं अभी लिख के दिखा रहा हूँ, ई डैश जी के अंदर आ गया, और ई अगर आप जी के अंदर जो सपोज किए हैं वो एच के अंदर नहीं आ पाएगा, ये कोई गारंटी नहीं है, प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। तो ई डैश और ई जी के अंदर तो 2 एलिमेंट हो गए, लेकिन एच के अंदर एक ही एलिमेंट रह पाया, तो इसी नाते एक अलग से सेपरेट एलिमेंट यहाँ लेना मजबूरी है। तो चूंकि जो जी के अंदर होगा वो एच के अंदर है कि नहीं इसकी गारंटी नहीं है, तो इस नाते हमें एक सेपरेट एलिमेंट लेना पड़ा। अब अगर यही बात एच के जी के हिसाब से बात करेंगे तो आपका क्या होगा, ए एस्ट्रिक ई इक्वल टू ए आएगा, क्योंकि ए एलिमेंट है और ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। और यही अगर एच की तरफ से बात करेंगे तो वो कहेगा भैया हमारे हिसाब से भी ए एस्ट्रिक ई डैश इक्वल टू ए ही होगा। तो आर एच एस तो बराबर हो गया, तो एल एच एस भी बराबर होगा, बराबर हो गया। तो ये तो ग्रुप है तो सारे ला आराम से यूज कर सकते हैं कम्यूटेटिव ला को छोड़ के। तो ई इक्वल टू आपका ई डैश आ जाएगा लेफ्ट कैंसलेशन ला लगा के, इस तरह से आपका ये प्रूफ हो जाएगा। अब इसके बाद बात करते हैं, जब मैंने कई पहली बार ही कहा था जब आइडेंटिटी एलिमेंट का जिक्र होगा तो इनवर्स एलिमेंट का भी जिक्र होगा। तो यही सेम थियरी है आपका उसके लिए भी और इनवर्स के लिए भी। वहाँ पे कहेगा कि दोनों में सेम होता है, तो सेम होता है तो ठीक है, सेम होता है। तो यहाँ पे भी आप, अब चूंकि एक एलिमेंट पहले आप सपोज करोगे, तो यहाँ पे इनवर्स एलिमेंट जो होगा, जैसे ए एक एलिमेंट है एच के अंदर और उसका इनवर्स अलग अलग आप ले लीजिए, एक्स ले लेते हैं, ए एक्स जो है वो एच के अंदर है, ए इनवर्स इक्वल टू एक्स है एच के अंदर, और ए इनवर्स इक्वल टू बात करेंगे तो वाई है आपका जी के अंदर, ये आप सपोज कर लेंगे, मतलब अलग अलग। और किस तरीके से, जैसे एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, ये जैसे वहाँ पे भी ई डैश इक्वल टू ई, ई डैश इज नॉट इक्वल टू ई सपोज किया गया था अभी आइडेंटिटी वाले में, तभी कॉन्ट्राडिक्ट कराएगा। तो अब आप देखिए इसको सपोज करेंगे तो एच के हिसाब से अगर बात करेंगे आप तो आपको मिलेगा कि ए एस्ट्रिक ए इनवर्स इज इक्वल टू ई हो जाएगा। आइडेंटिटी एलिमेंट सेम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं तो एक ही एलिमेंट रहेगा, ये डिक्लेयर कर देंगे कि ई आइडेंटिटी एलिमेंट है ई एच में और जी में, दोनों में, ई एच में भी है और जी में भी है, दोनों जगह आइडेंटिटी एलिमेंट सेम है। तो जी के हिसाब से बात करेंगे तो यहाँ पे ए इनवर्स की वैल्यू क्या थी, अगर एच के हिसाब से तो एक्स सीधा लिख देते हैं, क्या जरूरत है ए इनवर्स लिखने की, एक लाइन बच जाएगा आपका। तो ए एस्ट्रिक वाई हो जाएगा, ए एस्ट्रिक वाई इक्वल टू ई आ जाएगा। अब फिर आर एच एस बराबर हो गया तो एल एच एस भी बराबर होगा, तो ए एस्ट्रिक एक्स इक्वल टू आपका ए एस्ट्रिक वाई आ जाएगा, और इस तरीके से आपका एक्स इक्वल टू वाई हो जाएगा लेफ्ट कैंसलेशन ला लगा के, जो कि कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, और इस तरीके से आपकी बात प्रूफ हो जाएगी। तो ये तो इसकी बात हो गई। अब इसके बाद देखिए हमारे लिए जो एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है उसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली नेसेसरी एंड सफिशिएंट थ्योरम भी बोलते हैं, और उसको 2 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट थ्योरम भी बोलते हैं, उसको डिस्कस करेंगे, इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। तो 2 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट थ्योरम मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, 2 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट थ्योरम, सब ग्रुप टेस्ट थ्योरम। तो 2 स्टेप का मतलब हो गया कि 2 कंडीशन देंगे, और इसको हम लोग नेसेसरी एंड सफिशिएंट थ्योरम भी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, नेसेसरी एंड सफिशिएंट थ्योरम भी बोलते हैं। तो 2 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट थ्योरम और नेसेसरी एंड सफिशिएंट थ्योरम, तो इसमें जो दोनों स्टेप लिखे गए हैं वो आपका देखिए, पहला है ए बिलोंग्स टू एच कॉमा बी बिलोंग्स टू एच, इम्प्लाइज करता है कि ए एस्ट्रिक बी बिलोंग्स टू एच होगा, ये पहला कंडीशन है, या पहला जो भी आप कह लीजिए स्टेप है। और दूसरा है ए बिलोंग्स टू एच इम्प्लाइज दैट ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच, यहाँ पे ए इनवर्स ए का इनवर्स है,
इसमें पहले आप इसको नेसेसरी की बात प्रूफ करेंगे। तो नेसेसरी हम इसी इक्वेशन के अंदर बता दे रहे हैं, बाकी आप ये लिखिएगा ज़रूर। तो आप जब इसको लिखेंगे ये वाला, ये पूरी लाइन लिख लीजिएगा, लिख ही दे रहे हैं। A belongs to H, B belongs to H implies that A asterisk P belongs to H। तो इसको लिख देंगे कि भाई ये तो क्लोजर ला ही है, जो हमारे लिए ज़रूरी है। तो ये पहला नेसेसरी हो गया। ऐसे दूसरे को भी लिख के दूसरी लाइन भी आप लिखिएगा और लिख दीजिएगा भाई ये तो इनवर्स ला है, वो भी हमारे लिए ज़रूरी होता है। सब ग्रुप होने के लिए दोनों ज़रूरी हैं। तो पहली दूसरी लाइन का जस्टिफिकेशन आप दे देंगे कि भाई पहली लाइन जो लिखी गई है वो क्लोजर ला है, तो इस जो कि ज़रूरी है हमारे लिए। और दूसरी क्या है, दूसरी है इनवर्स ला है, जो कि वो भी ज़रूरी है। तो पहला दूसरा जो दिया गया है बेफालतू नहीं दिया गया, हमारे लिए नेसेसरी है। अब प्रूफ करते हैं एसोसिएटिव ला, मतलब दो ला भी प्रूफ हो गए, क्लोजर भी हो गया, एसोसिएटिव भी हो गया। सफिशिएंट वाली बात आप प्रूफ करेंगे, तो सफिशिएंट वाले में आप मेंशन कर देंगे कि हमारे दो ला ऑलरेडी कंडीशन में दिए गए हैं, क्लोजर और इनवर्स ला। अब बचा एक एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव के लिए आपको कमेंट केवल लिखना रहेगा, क्योंकि एस्ट्रिक ऑपरेशन जो है हमारा, एस्ट्रिक ऑपरेशन वो ग्रुप के अंदर रहते हुए एसोसिएटिव ला होल्ड करेगा, क्योंकि ये ऑपरेटर बेस्ड ला होता है। तो एस्ट्रिक होल्ड एसोसिएटिव ला इन ग्रुप, सो डेफिनेटली इट विल होल्ड इन सब ग्रुप, क्योंकि ये ऑपरेटर बेस्ड ला होता है, ऑपरेटर पे निर्भर करता है। तो एसोसिएटिव ला कमेंट से आप बोल देंगे कि एस्ट्रिक होल्ड एसोसिएटिव ला इन ग्रुप, सो इट विल होल्ड एसोसिएटिव ला इन सब ग्रुप बिकॉज इट इज ऑपरेटर बेस्ड ला। तो एसोसिएटिव की कहानी खत्म हो गई। अब एक बात आती है आइडेंटिटी ला की, उसी को हम प्रूव कर देते हैं, आइडेंटिटी ला की। तो आइडेंटिटी ला में आप बताएंगे कि पहले लिखेंगे इस चीज़ को, यह चीज़ आप लिखेंगे कि A बिलोंग्स टू H इम्प्लाइज A इनवर्स बिलोंग्स टू H। ये गारंटी देता है कि A का इनवर्स होगा ही होगा। अब यहाँ पे कहीं मनाही तो है नहीं कि A, कहीं लिखा तो नहीं आगे कि A इज़ नॉट इक्वल टू B, ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है। तो हम दोनों वैल्यू सेम लेके चलेंगे। ऐसा जब नहीं लिखा है तो हम दोनों वैल्यू सेम ले लें, हमारा काम बन जाएगा। A बिलोंग्स टू H और A ये B की जगह बल्कि A इनवर्स ले लेते हैं। तो B की जगह A इनवर्स ले लेते हैं, दोनों वैल्यू। ऐसा तो लिखा नहीं गया है यहाँ पे कि B की जगह A इनवर्स नहीं ले सकते हैं। तो आप B यहाँ टेक लिख लेंगे, टेक B इक्वल टू A इनवर्स, B की वैल्यू A इनवर्स लिख लेंगे। तो ये आप सपोज कर लेंगे कि वी आर टेकिंग वैल्यू ऑफ B इक्वल टू A इनवर्स, तो यहाँ लिख दीजिएगा A इनवर्स। तो जैसे ही आप A इनवर्स बिलोंग्स टू H लिखेंगे तो यहाँ मिल जाएगा, इन दोनों का ऑपरेशन भी हमारे पहले कंडीशन के हिसाब से ये H के अंदर रहेगा। और इसका ग्रुप के हिसाब से वी नो डैट इट्स वैल्यू इन द ग्रुप इज GE, A एस्ट्रिक A इनवर्स इज इक्वल टू E इन G के हिसाब से हमें ये वैल्यू मिलती है। तो वैल्यू तो बदलेगी नहीं, 5 + 0 और 5 होता है, तो हर जगह रहेगा। इस ब्रह्मांड में कहीं पे भी कैलकुलेट करेंगे तो 5 ही आएगा। तो ये या 5 + -5 या 5 × 1/5 करेंगे, अगर 1 आता है तो हर जगह आएगा। तो ई आपको ग्रुप के हिसाब से मिलता है कि हाँ इसकी वैल्यू तो ई आती है, तो ई बिलोंग्स टू H हो गया, ये आ गया H के अंदर। तो यही तो आइडेंटिटी ला होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे सब ग्रुप के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज आइडेंटिटी ला। तो इस तरीके से ये आपका 2 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट थ्योरम प्रूफ हो जाता है। तो मैं पहले ही फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, बहुत सिंपल है। पहले को बता देंगे भैया एक क्लोजर ला है, जो कि हमारे लिए अति आवश्यक है। दूसरा हमारा क्या नाम है, इन्वर्स ला है, वो भी हमारे लिए अति आवश्यक है। तो ये पता चल गया कि पहला और दूसरा हमारे लिए नेसेसरी हो गया, नेसेसरी वाली बात प्रूफ हो गई। और नेसेसरी की बात बताते बताते आप चुटकी बजाते हुए तो ला भी प्रूफ कर लिए, क्लोजर और इन्वर्स। अब बात बची एसोसिएटिव की। तो एसोसिएटिव ला के लिए क्या आप कमेंट लिखेंगे कि भाई एस्ट्रिक जो है वो ग्रुप के अंदर G के अंदर रहते हुए बढ़िया से एसोसिएटिव ला होल्ड कर रहा था, और ये आप एसोसिएटिव ला ऑपरेटर बेस्ड ला होता है, तो H के अंदर भी अच्छे से एसोसिएटिव ला होल्ड करेगा। खत्म एसोसिएटिव ला।
और आइडेंटिटी लॉ की बात जहाँ तक है कि भाई देखिए ए एच के अंदर है तो ये गारंटी देता है कि उसका इन्वर्स भी एच के अंदर है, सेकंड कंडीशन में यही लिखा है। और कहीं ऐसी मनाही तो है नहीं कि हम बी की वैल्यू ए इन्वर्स नहीं ले सकते हैं, दिमाग में मतलब ये सोचना है, लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप लिखेंगे कि ए बिलोंग्स टू एच और ए इनवर्स, पहले कंडीशन वाली बात लिखेंगे, ए बिलोंग्स टू एच, ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच, यानी कि दोनों का ऑपरेटर रिजल्ट भी एच के अंदर होगा। अब ऑपरेटर रिजल्ट क्या होता है ये तो पता है नहीं, तो ग्रुप का सहारा लेंगे, क्योंकि ग्रुप के हिसाब से पता है कि ए एस्ट्रिक ए इनवर्स ई होता है, तो इस वजह से आपका ई बिलोंग्स टू एच आ जाएगा और इस तरीके से आपका प्रूफ हो जाएगा। अब चलते हैं अगले थ्योरम पे। अगला थ्योरम जो है इसी थ्योरम को उसने एक स्टेप में कर दिया है, तो एक स्टेप में करेगा तो अभी देखिएगा वो भी ऐसे ही है, कुछ खास अंतर नहीं है, थोड़ा बहुत बस मैनिपुलेशन है। तो वन स्टेप जो सब ग्रुप टेस्ट थ्योरम है, वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट थ्योरम, अब मैं पूरा लिख नहीं रहा हूँ, सब ग्रुप टेस्ट थ्योरम, ये आपका दूसरा थ्योरम है। तो वन स्टेप मतलब दोनों कंडीशन को एक में कंबाइन कर दिया गया, ये भी नेसेसरी एंड सफिशिएंट ही कंडीशन है। तो यहाँ पे कोई भी सब ग्रुप जो आपका है वो एच, मतलब स्टेटमेंट तो पूरा ये होता है कि कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट, ये पहले के लिए भी बोल रहा हूँ दूसरे के लिए भी बोल रहा हूँ, वन स्टेप और टू स्टेप दोनों के लिए पूरा जो स्टेटमेंट है वो पढ़ के सुना, मतलब ऐसे बता दे रहा हूँ कि एनी नॉन एम्प्टी सबसेट एच। अब नॉन एम्प्टी क्यों कह रहा है, क्योंकि अभी एच इंश्योर नहीं हुआ कि सब ग्रुप है, सब ग्रुप होता तो बाय डिफॉल्ट वो नॉन एम्प्टी रहता, तो नॉन एम्प्टी कहने की जरूरत नहीं पड़ता है। एनी नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ जी विल बी सब ग्रुप। अब उसके आगे अगर टू स्टेप है तो दोनों कंडीशन लिखा रहेगा, वन स्टेप है तो एक ही कंडीशन लिखा रहेगा। तो ये इफ एंड ओनली इफ कह के इसी नाते जो है वो नेसेसरी एंड सफिशिएंट दोनों बातें प्रूव करनी पड़ रही है। तो एनी नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ ए ग्रुप जी विल बी सब ग्रुप इफ एंड ओनली इफ। अब दो कंडीशन और दूसरे वाले में एक कंडीशन, तो इफ एंड ओनली इफ के नाते ही नेसेसरी एंड सफिशिएंट वाली बात प्रूव करनी पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पे वन स्टेप वाले में वो क्या किया है, ए बिलोंग्स टू एच किया है और बी बिलोंग्स टू एच, मतलब ये जो पोर्शन है पहले कंडीशन से उठाया है, ठीक है। वो वन स्टेप था उसमें पहला कंडीशन था, याद करिए, तो यही पहले कंडीशन का लेफ्ट वाला हिस्सा था। अब राइट वाला हिस्सा जब लिखने की कोशिश किया थोड़ा सा यहाँ होशियारी कर दिया, यहाँ पे बी इन्वर्स कर दिया बी के बजाय, तो यही इसी नाते जो है इन्वर्स वाली बात इसके साथ एसोसिएट कर दिया है, तो ये वन स्टेप हो गया। अब इसको भी आपको नेसेसरी एंड सफिशिएंट वाली बात आपको प्रूव करके दिखानी रहेगी। तो इसमें थोड़ा सा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, अगर आप यहाँ पे ऐसा कुछ कर दें कि पहले आइडेंटिटी एलिमेंट यानी कि आइडेंटिटी लॉ को होल्ड करके दिखा दें तो बात बन जाएगी, क्योंकि डायरेक्ट अगर आप सीधे क्लोजर करेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम अगर ऐसा कुछ मना ही नहीं है कि ए और बी की जगह पे एक वैल्यू नहीं ले सकते हैं, तो आप यहाँ होशियारी थोड़ा दिखाएंगे। तो ए बिलोंग्स टू एच और ए बिलोंग्स टू एच, मतलब बी बराबर ए लिया गया है, मर्जी हो तो लिख दीजिए कि टेकिंग बी इज इक्वल टू ए, तो ये हो जाएगा ए एस्ट्रिक ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच। और बाकी ये आप बता सकते हैं कि ये क्लोजर लॉ है कि जैसे आप अगर बी के जगह पे बी इनवर्स सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, जैसे चलिए पहले इसकी क्या नाम है नेसेसिटी को ही प्रूव कर देते हैं। तो नेसेसिटी में क्या करना है कि बी की जगह पे अगर बी इनवर्स आप ले लीजिए, बी की जगह पे बी इनवर्स, अब यही है कि इसको पहले प्रूफ नहीं करना रहता, लेकिन हम बता ही दे रहे हैं, बाद में बता देंगे किस ऑर्डर में करिएगा। तो बी इनवर्स अगर आप ले लेते हैं तो ये बी इनवर्स का इनवर्स हो जाएगा, यहाँ पे बी का डबल इनवर्स हो जाएगा, तो यहाँ बी इनवर्स लिखेंगे फिर इसका इनवर्स लिखेंगे, तो ये आ जाएगा आपका, थोड़ा देखने में लगेगा बी इनवर्स का इनवर्स मतलब बी हो गया, तो मतलब ये क्लोजर लॉ जैसा दिखने लगता है। लेकिन प्रश्न यही है कि इसको आप डायरेक्ट पैराशूट से उतार नहीं सकते हैं, तो उसी नाते हम पहले आइडेंटिटी लॉ प्रूफ करेंगे, फिर इनवर्स लॉ प्रूफ करेंगे और फिर नेसेसिटी वाली बात प्रूफ करेंगे। तो इनवर्स लॉ जो है आपका देखिए कैसे प्रूफ करना होगा, या आइडेंटिटी लॉ। तो आइडेंटिटी लॉ आप देखिए
हालांकि आप चाहें तो बता देंगे कि भाई देखिए ये तो क्लोजर लॉ होता है और जो कि हमारे लिए ज़रूरी होता है, तो क्लोजर लॉ वैसे हो जाएगा। अब आइडेंटिटी लॉ की बात अगर हम करते हैं तो वही जो यहाँ पे लिखे थे कि बी की जगह पे हम ए लेंगे, तो ए बिलोंग्स टू एच और ए बिलोंग्स टू एच आप कर देंगे, इम्प्लाइज हो जाएगा ए एस्ट्रिक ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच, और ग्रुप के हिसाब से इसकी वैल्यू हमें पता है कि ई होता है, तो ई बिलोंग्स टू एच हो जाएगा, आइडेंटिटी लॉ आपका होल्ड हो जाएगा, एक लॉ होल्ड हो जाएगा। अब इनवर्स एसोसिएटिव का तो जैसे पहले बताए थे वैसे ही लिखना है। अब इनवर्स लॉ की बात अगर हम करेंगे तो इनवर्स लॉ के लिए क्या करना रहेगा कि आप ए की जगह पे ई ले लीजिए, मतलब ये तो b इक्वल टू ए लेने पे हुआ, अब यहाँ पे थोड़ा सा होशियारी दिखाना है कि ए की वैल्यू ई ले लीजिए, तो ए की वैल्यू अगर ई लेंगे आप तो ई बिलोंग्स टू एच, क्योंकि ऐसी कोई मनाही नहीं है, कहीं लिखा नहीं है सब कि नहीं ले सकते हैं, ई बिलोंग्स टू एच बी बिलोंग्स टू एच इम्प्लाइज डेट हो जाएगा ई एस्ट्रिक बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। तो देखिए आ गया, ये दोनों ऑपरेट होके बी इनवर्स आ जाएगा, तो बी अगर हमारे एच के अंदर है तो बी इनवर्स भी हमारे एच के अंदर है, इनवर्स लॉ भी होल्ड हो गया, तो आइडेंटिटी लॉ भी होल्ड हो गया, इनवर्स लॉ भी होल्ड हो गया, और ऊपर वाले से ये बता दिए कि क्लोजर लॉ है तो क्लोजर लॉ ऑटोमेटिकली होल्ड हो गया। एसोसिएटिव आपका कमेंट से हो जाएगा कि एस्ट्रिक जो है ग्रुप के अंदर एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर रहा था तो सब ग्रुप के अंदर ही करेगा, क्योंकि ये ऑपरेटर बेस्ड लॉ है। तो इस तरीके से ये भी आपका थ्योरम प्रूफ हो गया। नेक्स्ट जो थ्योरम है आपका वो बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरम है, वो है आपका कॉन्जुगेसी थ्योरम। तो कॉन्जुगेसी थ्योरम को हम बताते हैं, वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग थ्योरम है। तो कॉन्जुगेसी थ्योरम में आप देखिए कैसे उसको प्रूव करते हैं। कॉन्जुगेसी थ्योरम देखिए, कॉन्जुगेट शब्द आप इसके पहले भी सुने होंगे, तो उसमें ये कहा जाता है कि अगर H आपका नॉर्मल सब ग्रुप है, तो मतलब एक सब ग्रुप है H, नॉर्मल नहीं ये भी बोलेंगे, H एक सब ग्रुप है, वो आपका नॉर्मल होगा इफ एंड ओनली, मतलब H नॉर्मल होगा, मैं N नॉर्मल लिख दे रहा हूँ, H विल बी नॉर्मल इफ एंड ओनली, इफ एंड ओनली का मतलब होता है बाई कंडीशनल, जब आपका G इनवर्स HG बिलोंग्स टू आपका H रहे फॉर ऑल G बिलोंग्स टू G कैपिटल G एंड फॉर ऑल H बिलोंग्स टू कैपिटल H, ये आपकी बात है। तो बाई कंडीशनल का मतलब होता है कि या तो नेसेसरी सफिशिएंट अभी देखें वो प्रूफ करिए, तो जहाँ जैसा अच्छा रहता है, जो मेथड अच्छा होता है वो अडॉप्ट करते हैं, या फिर दोनों तरफ से प्रूफ करिए, मतलब कन्वर्स भी प्रूफ करिए, तब जाके वो प्रूफ होता है। मतलब एक बार इसको ट्रू सपोज करेंगे तो ये ला के दिखाएंगे, और फिर एक बार इसको ट्रू सपोज करेंगे तो ये ला के दिखाएंगे, ये वाली बात सही है। तो यहाँ पे जो है हम सबसे पहले सपोज करते हैं कि H हमारा नॉर्मल सब ग्रुप है, तो H अगर नॉर्मल सब ग्रुप है तो वहाँ से आपको एक फीचर मिल जाता है। फीचर क्या मिलता है कि GH इज इक्वल टू आपका HG हो जाएगा, GH इक्वल टू क्या हो जाएगा HG, और भी क्या, क्योंकि नॉर्मल सब ग्रुप का मतलब ये होता है कि उसके लेफ्ट और राइट कोसेट इक्वल हो, तो ये सभी G के लिए, ये नहीं कि एक दो G के लिए, सारे G के लिए होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि इस हर एक स्मॉल G स्मॉल H के लिए, मतलब इसके अंदर जो एलिमेंट होंगे उसके फॉर्मेट इस तरीके का होगा, पहला G और दूसरा स्मॉल h, जो GH आपका बिलोंग्स टू स्मॉल G कैपिटल H है, उसके लिए एक इक्विवेलेंट इंप्लाइज करेगा, कह लीजिए कि कहेगा कि एक HG होगा जरूर कैपिटल H स्मॉल G के अंदर, मतलब इक्विवेलेंट एक एलिमेंट उसके अंदर होगा। कैसे, आप अगर सेट ए में 1 2 3 है और सेट बी में भी 1 2 3 है, तभी ना आप ए और बी इक्वल कर पाते हैं कि दोनों सेट आपके इक्वल हैं, तो वही वाली बात है। बस यहाँ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी ये है कि भाई फॉर्मेट है एक स्पेसिफिक हर
सबसेट के लिए, हर एक कोसेट के लिए एलिमेंट का। तो इसकी बात करेंगे तो GH फॉर्मेट लेंगे और इसकी बात करेंगे तो HG फॉर्मेट लेंगे, इसमें कोई इशू है नहीं। तो अब आपको लाके इस बात को ट्रू सपोज किया है तो ये बात सत्य लाके दिखानी रहेगी। और H के अंदर जो एलिमेंट का फॉर्मेट है वो आपका ये है, स्मॉल h है, और ये अजीब सा फॉर्मेट लिखा हुआ है। अच्छा, कॉन्जुगेट क्यों आया? कॉन्जुगेट इसलिए आया कि G इनवर्स HG लिखा गया है। जैसे आप कॉम्प्लेक्स नंबर में a प्लस आई बी पढ़ते हैं, a प्लस आई बी, और उसका कॉन्जुगेट क्या लिखते हैं? a माइनस आई बी। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे G इनवर्स HG जो है उसका जो कॉन्जुगेट होगा, G इनवर्स HG का कॉन्जुगेट वो GHG इनवर्स होगा। ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं, और इसका मतलब ये है कि अगर थ्योरम में G इनवर्स HG की जगह पे GHG इनवर्स आ जाए तो भी वो भी वर्क करेगा, दोनों में करेगा, बस थोड़ा सा प्रोसेस का एडजस्टमेंट करना रहेगा। तो G इनवर्स HG का कॉन्जुगेट GHG इनवर्स होता है। अब इस बात को हमें प्रूव करना है, तो इसको पिक करते हैं सीधा G इनवर्स HG को, देखते हैं क्या होता है आगे। तो अभी अभी आपने लिखा है कि हर HG के बराबर एक GH होगा, और हर GH के बराबर एक HG होगा। अब इसी बात को आप चाहें तो इसका कन्वर्स भी लिख सकते हैं, HG बिलोंग्स टू HG इंप्लाइज करेगा कि GH बिलोंग्स टू स्मॉल g कैपिटल H होगा। तो ये कन्वर्स भी लिख लेते हैं, कौन सा उसमें इशू है। अब इस HG को हम रिप्लेस कर सकते हैं GH से। इसका कहने का मतलब यही हुआ, नॉर्मल सब ग्रुप ने ये आपको फीचर दे दिया, तो GH से रिप्लेस करेंगे और G इनवर्स G कंबाइन कर लीजिए एसोसिएटिव लगा के, फिर उसको E बना दीजिए। तो मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, आप कंबाइन कर लीजिएगा, एक ब्रैकेट लगा के, एक लाइन बढ़ा के, और फिर उसके बाद उसको कर दीजिएगा E के बराबर। तो EH आपका आइडेंटिटी लगा के H हो जाएगा। अब ये फॉर्मेट मैच कर गया इससे, तो नो अनडाउटली ये H के अंदर है। तो यही वैल्यू तो आपने लिखा है, H के बराबर किया है, इसका मतलब हो गया G इनवर्स HG जो है वो H के अंदर है। तो ये अभी आपने एक तरफ से प्रूव किया, अब इसका हमें कन्वर्स भी प्रूव करना रहेगा। तो अब चलते हैं कन्वर्स प्रूव करने अगले पेज, नेक्स्ट पेज पे, क्योंकि उसमें स्पेस ज़्यादा लगेगा। तो कन्वर्स प्रूव करते हैं इसका। कन्वर्स थोड़ा इंटरेस्टिंग है। अब जैसे अगर आप ये सपोज करते हैं कि G इनवर्स HG वाली बात ट्रू है, G इनवर्स HG जो है वो हमारे H के अंदर है, तो आपको प्रूव करना रहेगा कि हमारा H नॉर्मल सब ग्रुप है। तो H नॉर्मल सब ग्रुप है, मतलब नाउ वी हैव टू प्रूव दैट H इज नॉर्मल सब ग्रुप। ये स्टेटमेंट ऐसे लिख दीजिएगा, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट H इज नॉर्मल सब ग्रुप, और फिर डैट इज लिखिएगा। डैट इज उसका मतलब कि नॉर्मल तो शब्द है, उससे क्या फर्क, क्या मिलने वाला आपको, इक्वेशन तो मिलेगा ना। डैट इज GH इक्वल टू HG होगा, वो भी फॉर ऑल G इज बिलोंग्स टू कैपिटल G, ये आप लिख देंगे। लेकिन इससे भी बात नहीं बनेगी, मतलब ये हमें प्रूव करना है, लेकिन इससे बात तो बनेगी नहीं, या इसका इन्फ्रेंस आप जानते रहिए। इसका मतलब हुआ आपको दो बातें प्रूव करनी है, एक तो प्रूव करना है GH इज सबसेट ऑफ HG, और दूसरा बात आपको प्रूव करना है HG इज सबसेट ऑफ GH। ये आपको दोनों बातें प्रूव करनी पड़ेंगी, ये महत्वपूर्ण बात है। तो इसमें तामझाम ज़्यादा है, तो कोई बात नहीं है, करते हैं। अब मान लीजिए GH कोई भी दो सेट का विकल्प होता है जब दोनों एक दूसरे के सबसेट होते हैं, वही बात यहाँ लिखी गई है। तो पहले चलिए इसी को प्रूव करते हैं। अच्छा, यह जो दिया गया है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि जब ज़रूरत हो स्मॉल h को इससे रिप्लेस कर सकते हैं आप, और जब ज़रूरत हो तो G इनवर्स HG को स्मॉल h से रिड्यूस कर सकते हैं। यह बात आपको एक रिसोर्स के तौर पे दे दिया गया है। तो इस सबसेट को प्रूव करना है, तो सपोज करते हैं एक एलिमेंट लेते हैं GH, जो स्मॉल g कैपिटल H के अंदर है। अब इसको अगर किसी तरीके से HG में कन्वर्ट कर ले जाए तो HG के अंदर आ जाएगा, तभी सबसेट हो पाएगा। तो GH अगर आपका लिखा गया है तो GH को हम कैसे HG के बराबर कर सकते हैं, इसी के बारे में हमें सोचना है।
तो देखिए बहुत अच्छी बात है कि एच को हम जब चाहें तब जी इनवर्स एच जी के तौर पे लिख सकते हैं, यहाँ पे साफ साफ मेंशन है। तो एच रिप्लेस बाई जी इनवर्स एच जी बिकॉज जी इनवर्स एच जी बिलोंग्स टू कैपिटल एच, मतलब एच का एक फॉर्मेट जी इनवर्स एच जी भी है। तो आप यहाँ जैसे ही जी इनवर्स एच जी लिखेंगे आपको दिखने लगेगा कि सब कुछ तो हो गया। तो जी एच बिलोंग्स टू, ये जी एच को ही हम आगे लेके बढ़ रहे हैं और जी एच की वैल्यू हम जी इनवर्स एच के जगह पे जी इनवर्स एच जी लिख दिए और ये आ गया। अब ये जैसे ही आया आपका काम आसान हो गया, इन दोनों को कंबाइन कर दीजिए। अब कंबाइन करेंगे, इनवर्स ला लगाएंगे, ई हो जाएगा और ई एच जी हो जाएगा, फिर ई आइडेंटिटी एलिमेंट है, फिर एच जी हो जाएगा, डिक्लेयर कर दीजिएगा वेयर ई इज आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ये जी एच जो है वो एच जी हो गया और एच जी अनडाउटली एच कैपिटल एच जी का एलिमेंट है। तो इस तरीके से आपने प्रूव कर दिया कि जो भी एलिमेंट इसके अंदर है वो सब इसके अंदर है, यानी कि ये सबसेट हो गया और ये एच जी सुपरसेट हो गया। यानी कि जी एच इज सबसेट ऑफ एच जी आपने प्रूव कर दिया, आधी बात आपने प्रूव कर दी। अब आधी बात को प्रूव करते हैं। तो आधी बात जो है अब वही चीज़ है, एच जी में से एक लेते हैं एलिमेंट, स्मॉल एच जी बिलोंग्स टू, ये लेट वगैरह लिख लीजिएगा, लेट एच जी बिलोंग्स टू कैपिटल एच स्मॉल जी। अब इस एच जी को लेके चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए अगर एच को जी इनवर्स एच जी से रिप्लेस करते हैं तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि जी इनवर्स एच और जी इनवर्स इस तरफ है लेफ्ट में और जी जो है आपका राइट में है, तो रिड्यूस हो नहीं पाएगा। तो यही जो स्विचिंग वाली बात थी, जो काम इसमें किए हैं और जो काम इसमें किए हैं रिवर्सल ऑर्डर में रहेगा। तो हम यहाँ पे अपने हिसाब से ई, अपने तरफ से ई इंट्रोड्यूस करेंगे आइडेंटिटी ला लगा के, और इस ई को अपनी सुविधा के अनुसार जी इनवर्स लिख लेंगे। अब ये जो हो गया मैंने शुरू में बताया था, ये आपको यही फीचर देता है, जब चाहे तब एच को जी इनवर्स एच जी से रिप्लेस करिए और जब चाहे तब जी इनवर्स एच जी को एच से रिड्यूस करिए। अब आपके पास मिल गया जी इनवर्स एच जी को रिड्यूस करने का ऑप्शन एच से, तो ये हो गया जी एच। और होगा क्या, ये जी एच अनडाउटली स्मॉल जी कैपिटल एच का एक एलिमेंट है, क्योंकि फॉर्मेट मैच कर रहा है। तो बाय डिफ़ॉल्ट हर एक एलिमेंट कैपिटल एच स्मॉल जी के अंदर का इसके अंदर आ गया। तो इस नाते एच जी जो हो गया सबसेट हो गया स्मॉल जी एच का। इस तरह से ये भी बात आपने प्रूव कर दी कि जी इनवर्स एच जो है आपका नॉर्मल सब ग्रुप है, नॉर्मल सब ग्रुप है। तो दोनों तरफ से कन्वर्स भी प्रूफ हो गया और उसका वो भी प्रूफ हो गया, कंडीशनल भी। तो इस तरह से ये थ्योरम आपका प्रूफ हो गया। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरम है। अब एक और थ्योरम छोटा सा बचा हुआ है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसी पे वीडियो फिनिश करेंगे। तो वो जो थ्योरम है वो है लैग्रेंजेस थ्योरम। तो लैग्रेंजेस थ्योरम जो है आपका है क्या कि उसमें कहा जाता है कि ऑर्डर का सेंस लेके कि ऑर्डर ऑफ जो ग्रुप होता है, ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप, वो डिवीजर होता है ऑर्डर ऑफ ग्रुप का। तो ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप इज ए डिवीजर ऑफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप। कहने का मतलब ये ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर नंबर ऑफ एलिमेंट होता है। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पहले ऑर्डर ऑफ ग्रुप न्यूमरेटर में आएगा, ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप डिनोमिनेटर में आएगा, और ये जो है एक इंटीजर आएगा। तो ये इसको पढ़िए, ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप इज डिवीजर ऑफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप हो गया। इसी बात को हमें प्रूव करना है, यही हमारा लैग्रेंजेस थ्योरम है। तो लैग्रेंजेस थ्योरम में जो बातें होती हैं वो इंडेक्स के कॉन्सेप्ट पे ये प्रूफ होता है। इंडेक्सिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है कि मतलब IGH जो आपका कैलकुलेट करते हैं, जो डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कोसेट ऑफ ए सब ग्रुप इन ग्रुप, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कोसेट ऑफ ए सब ग्रुप इन ए ग्रुप, दैट इज नोन एज इंडेक्स। तो इंडेक्स आपका वही होता है, कितने अलग अलग या कितने डिस्टिंक्ट कोसेट आप बना सकते हैं किसी गिवन सब ग्रुप के लिए उस ग्रुप के अंदर। तो यहाँ पे इसको हम थ्योरम प्रूफ करने के लिए सपोज कर लेंगे कि ये चीज़ आपको तो प्रूफ करनी है, लेकिन ये सपोज कर लेंगे कि लेट
इंडेक्स ऑफ H इन ग्रुप G इज स्मॉल k। जो आपको यहाँ ले आना वही आप सपोज करेंगे, ये आपके दिमाग में होना चाहिए और तो समझ में आ ही जाएगा कहाँ से आता है। तो ये आप पहले सपोज करेंगे कि G के अंदर एलिमेंट कितने हैं। G के अंदर मान लीजिए एलिमेंट है A1 से लेके A1 A2 सो ऑन AN, ये हम ले लेते हैं। और ये इम्प्लाइज करेगा कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप जो है वो स्मॉल m हो गया। और ऐसे ही H के बारे में सोच लेते हैं। तो ये मान लीजिए इसके अंदर H फॉर्मेट से ले लेते हैं, H1 H2 सो ऑन HN। ये हो गया आपका, इम्प्लाइज कर दिया कि ऑर्डर ऑफ H जो है वो स्मॉल n है। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए कि हम लोग जब इंडेक्सिंग करते हैं तो जब डिफरेंट कोसेट बनाते हैं तो आप देखते हैं कि पहला एलिमेंट ग्रुप का पिक किए, एक कोसेट बना, दूसरा बना, तीसरा बना, हर एक सीक्वेंस वाइज एलिमेंट एक एक पिक करते रहिए। फिर एक समय आता है जब रिपीट होना शुरू हो जाता है, प्रीवियस वाला लेफ्ट कोसेट बनना शुरू हो जाता है। लेफ्ट राइट दो कोसेट होते हैं, कोई भी आप लेफ्ट एज्यूम करिए राइट करिए, इसी नाते नॉर्मली कोसेट ही बोल रहे हैं, एट ए टाइम एक ही कंसीडर करना रहता है। तो कहीं जाके वो रिपीट करेगा, तो मान लीजिए कि AK पे जाके रिपीट करता है क्योंकि यही इंडेक्स बनाता है। यहाँ से जाके AK तक डिफरेंट मिला और AK के बाद रिपीट करना शुरू कर देगा। तो AK के मतलब AK+1 पे क्या होगा, A1 पे जो बना था वही मिलेगा, AK+2 पे वही मिलेगा जो A2 पे बना था। तो जो आपके डिस्टिंक्ट कोसेट हुए वो केवल AK तक बने। तो ये जो कोसेट बन रहे हैं A1H, A2H, A3H सो ऑन AKH, ये आपके डिस्टिंक्ट कोसेट बन रहे हैं। और डिस्टिंक्ट कोसेट का जब आप यूनियन करते हो तो ग्रुप फ्रेम हो जाता है, ये ग्रुप बन जाता है। अब मजे की बात क्या है कि सारे कोसेट में कितने एलिमेंट होंगे, जितना आपके सब ग्रुप में है। क्योंकि आपके सब ग्रुप के अंदर मान लीजिए छोटा सा सब ग्रुप ले रहे हैं 1 2 3 और एडिशन ऑपरेशन है। अब मान लीजिए आपने एक एलिमेंट ग्रुप के अंदर से 5 पिक किया, तो 5 पिक करके लेफ्ट से ऑपरेट करा रहे हैं, मतलब लेफ्ट कोसेट। तो मतलब क्या हो जाएगा, 5 + 1 1 2 3 आपके एलिमेंट थे सब ग्रुप के अंदर, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। और G के अंदर से आपने एक एलिमेंट पिक किया 5, और आप जो है इस 5 को H के हर एक एलिमेंट से ऑपरेट कराएंगे, एक क्या बनाने के लिए, लेफ्ट कोसेट। तो 1 + 5 6 हो जाएगा, 1 + 2 5 + 2 7 हो जाएगा। तो मतलब 5H जो बन रहा है आपका, या 5 + H ही, वो आपका बना क्या, 6 बना, 7 बना और 8 बना। तो ये कैलकुलेशन नहीं हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि मिला 3 ही एलिमेंट, 3 यहाँ था 3 यहाँ। तो जितने भी ये लेफ्ट कोसेट हैं, चाहे A1 है, चाहे A2H है, चाहे आपका AKH है, सब में उतने ही एलिमेंट आएंगे जितना आपके सब ग्रुप में है। और मजे की बात ये भी है कि ये सारे डिस्टिंक्ट कोसेट क्यों कहे गए हैं, क्योंकि इनमें एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता, सब डिसजॉइंट होते हैं। तो जब आप यूनियन करोगे तो अगर आप इनके कार्डिनल नंबर की बात करो कि मतलब A1H और कार्डिनल नंबर जो भी यूनियन करने पा रहा है उसका, A2H यूनियन सो ऑन AKH, इन सब का अगर आप कार्डिनल नंबर निकालने की कोशिश करोगे, मतलब यूनियन जो करने के बाद आया है, तो ये ऑर्डर ऑफ ग्रुप होगा। और सब में जो है आपके A1H, A2H और AKH सब में कितने एलिमेंट होंगे, जितने H में है। तो इसमें भी M एलिमेंट, इसमें भी M एलिमेंट, इसमें भी M एलिमेंट। तो कोई भी एलिमेंट एक दूसरे से कॉमन नहीं है। तो इस नाते जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट आएगा M + M + M K टाइम्स आएगा। तो ये आपका M + M आपका करके K टाइम्स आएगा, n है तो n लिखेंगे, n + n + n K टाइम्स, ये K टाइम्स आप ऐड करेंगे। और OG कितना है आपका, OG है आपका M, और ये हो गया आपका n अगर K टाइम्स ऐड करेंगे तो NK आ जाएगा, NK = M। तो फाइनली आपका आ गया
यम अपान एन इक्वल टू के आ गया। और यम अपान एन क्या है? वही यम अपान एन आपका जो चीज़ है वो है ओजी, यम ओजी है और एन क्या है? ओ एच है। तो ओ जी अपान ओ एच इक्वल टू आपका फाइनली के आ गया, यानी कि जो कि एक इंटीजर है और इस तरीके से प्रूफ हो गया। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने सारे थ्योरम जितने भी इंपॉर्टेंट हैं एक साथ कर दिए हैं। थैंक यू।